Hello everyone. Once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of real analysis from December 2017 question paper from part B. So part B में टोटल जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रियल एनालिसिस पोर्शन से सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question. In the first question given that let z denote with the set of integer and z greater than equals to 0. Denote the set of these positive integer including 0. Consider the map fz greater than equals to 0 cross z to z given by f of mn. हमें जो फंक्शन गिवन है वो इस टाइप से 2 रेस टू द पावर m इंटू 2 रेस टू द पावर n प्लस 1. देन द मैप f is first option is saying onto but not 1 1. Second option is saying 1 1 but not onto. Third option saying both 1 1 and onto. And last option is saying neither 1 1 nor onto. So हमें बताना है फंक्शन 1 1 होगा या onto होगा. So ये बताने के लिए अगर ऑप्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 की डेफिनेशन देखें. f is a to b defined a function is 1 1 if f of x equals to f of x2 imply x1 equals to x2 for all x1 and x2 belongs to A. It means no two elements in A the domain corresponds to the same element in the range. मतलब अगर डोमेन में कोई दो एलिमेंट इक्वल है तभी उनके फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी. सो अगर इफ वी जस्ट टेकिंग एफ हमें 1 1 दिया हुआ है देन सो इफ एफ इज इंजेक्टिव देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है x इक्वल्स टू वाई इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई. ये इफ कंडीशन है. यहाँ से अगर एफ इंजेक्टिव होगा देन ये कंडीशन फुलफिल होगी. सो इफ एफ डज ये क्या इम्प्लाई कर रही है कंडीशन इफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वाई देन एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई. ये इम्प्लाई कर रहा है एफ इज इंजेक्टिव होगा इस केस में भी. मतलब अगर x एंड y इक्वल है देन ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई आएगा. देन अगर x एंड y इक्वल नहीं है देन इस केस में एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई आएगा. ये कंडीशन भी हमें एफ इज इंजेक्टिव ही बताएगी. सो इफ m1 डज नॉट इक्वल्स टू m2 देन टू टपल्स का सेट जो होगा वो इम्प्लाई करेगा m1n डज नॉट इक्वल्स टू m2n. सो यहाँ से इफ x1 ये कंडीशन यहाँ से आई है हमारे पास इफ x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 देन ये कंडीशन कब आती है when x1 equals to x2 and y1 equals to y2. बट यहाँ से हमारे पास m1 does not equals to m2 आया है then m1n does not equals to m2n. सो अगर f of m1n निकालें then f of m1n आएगा 2 raised to the power m1 2n plus 1. सिमिलरली f of m2n आएगा 2 raised to the power m2 2n plus 1. सो यहाँ से m1 does not equals to m2 हमने लिया है. सो m1 does not equals to m2 है देन इस केस में 2 raised to the power m1 does not equals to 2 raised to the power m2. सो अगर 2 raised to the power m1 does not equals to 2 raised to the power m2 है then 2 raised to the power m1 into 2n plus 1 does not equals to 2 raised to the power m2 into 2n plus 1. सो ये कंडीशन यहाँ से हमारे पास आई है f of m1n और यहाँ से ये कंडीशन इक्वल है f of m2n. सो f of m1n does not equals to f of m2n. सो हमने क्या लिया है m1n does not equals to m2n. देन हमारे पास क्या मिला है हमें इक्वेशन सेकंड से एफ ऑफ m1n डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ m2n. सो ये कंडीशंस क्या इम्प्लाई कर रही है यहाँ से ये कंडीशन इम्प्लाई करिए एफ ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन. सो यहाँ से अगर एफ ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन है देन अगर ऑप्शंस की बात करें देन कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा. ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है एफ इंजेक्टिव नहीं है एंड लास्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है एफ इंजेक्टिव नहीं है. सो ए और डी तो डिस्कार्ड हो गया बचा बी और सी जो ऑन2 के बारे में डिसाइड करे. अगर ऑन2 की बात करें कोई भी फंक्शन ऑन2 कब होता है f of a to b is said to be onto if every element of b has a pre-image in a. मतलब a के सारे एलिमेंट्स की b में प्री इमेज मिले देन इस केस में हमारे पास हमारा जो फंक्शन आएगा वो ऑन टू फंक्शन होगा. इट मीन्स द रेंज ऑफ f इज द कोडोमेन ऑफ f. सो रेंज ऑफ एफ अगर हमारे पास कोडोमेन ऑफ एफ आ जाए देन इस केस में हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा. सो अगर यहाँ से देखिए देन ये फंक्शन ऑन टू होगा एम्प्लाइज सब्जेक्टिव होगा. देन हमारे पास ज़ीरो है
0 z से बिलोंग्स कर रहा है, बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन, यानी x डजेंट बिलोंग्स टू, यहाँ से कोई भी x नहीं है जो z इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 क्रॉस z में बिलोंग्स कर रहा हो, जिसके लिए f ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ जाए। मतलब हमें यहाँ जो फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2m 2n+1, देन इस फंक्शन के लिए किसी भी mn के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, सो दैट डजंट बिलोंग्स टू एनी x सच दैट, यानी डजंट बिलोंग्स टू एनी x बिलोंग्स टू डोमेन। यहाँ से इस डोमेन में कोई भी ऐसा x बिलोंग्स नहीं कर रहा जिसके लिए हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ जाए, एंड 0 हमारे पास कोडोमेन में एग्जिस्ट करता है, कोडोमेन से बिलोंग्स करता है। देन अगर ये ऑन टू की डेफिनेशन देखें, देन एफ ए टू बी सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ अ प्री इमेज इन ए, इट मीन्स रेंज ऑफ एफ इज़ द कोडोमेन ऑफ एफ। सो यहाँ से 0 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही, और अगर 0 के लिए प्री इमेज नहीं मिल रही है देन एफ इज़ नॉट ऑन टू, और अगर एफ ऑन टू नहीं है और एफ 1 1 है, देन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, जो कह रहा है एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। Now come to the next question. So in this question given that let an be a sequence of real numbers satisfying a1 is greater than equals to 1 and an plus 1 is greater than equals to an plus 1 for all n is greater than equals to 1, then which of the following are necessarily true? So first statement कह रहा है the series sum of n equals to 1 to infinity 1 by an square diverges. Second statement कह रहा है the sequence an is bounded. Third statement कह रहा है sum of n equals to 1 to infinity 1 by an square converges, and last statement कह रहा है sum of n equals to 1 to infinity 1 by an converges. सो यहाँ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस की बात की है सीरीज़ की, और एक ऑप्शन में सीरीज़ के बाउंडेडनेस के बारे में पूछा गया कि वो बाउंडेड होगी या नहीं। सो अगर हम एक काउंटर एग्जांपल लेके ऑप्शंस को अगर डिस्कार्ड कर दें देन क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन किया है, हमें ये दो कंडीशन गिवन है, जो सीक्वेंस है वो a1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है, और सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है an+1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू an+1 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। सो हम ऐसा काउंटर एग्जाम्पल लेना है जो इन कंडीशंस को फुलफिल करे। सो इफ़ वी आर जस्ट टेकिंग an इक्वल्स टू n, देन इस केस में a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो इक्वल्स टू 1 होगा, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे जो कंडीशन है an+1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू an+1, सो n+1 आएगा इस केस में, कॉज ऑफ an इक्वल्स टू n है, देन यहाँ से आएगा n+1, सो an+1 इक्वल्स टू n+1 आ गया। सो ये कंडीशन दोनों में होल्ड हो रही है। सो यहाँ से ये अगर कंडीशन लेते हैं देन इस केस में हमारे पास जो an सीक्वेंस बनेगी वो आएगी n सीक्वेंस आएगी, और ये सीक्वेंस वी नो दैट व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। सो यहाँ से ये सीक्वेंस अनबाउंडेड आएगी, बिकॉज ऑफ n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाएगी। सो इस केस में ये अनबाउंडेड होगी, और अनबाउंडेड होते ही यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी। सो ऑप्शन बी तो डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बचे हुए 3 ऑप्शन हो, सो उन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, पार्ट बी का क्वेश्चन है देन सिंगल करेक्ट होगा। सो यहाँ से हमारे पास पी टेस्ट क्या कहता है, सम ऑफ 1 बाई एन इक्वल्स सम ऑफ 1 बाई एन रेस्ट टू द पावर पी वेयर एन इज टेंडिंग टू 1 टू इन्फिनिटी। ये सीक्वेंस सीरीज कन्वर्स करेगी किस केस में, व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्स करेगी इफ p इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो ये कन्वर्स करिए व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्स करिए इफ p इज लेस देन 1। सो अगर ऑप्शंस की बात करें हमारे पास ऑप्शन ए में कौन सी सीरीज बनेगी, ऑप्शन ए में सीरीज बनेगी सम ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर वेयर एन इज टेंडिंग टू 1 टू इन्फिनिटी। सो ये सीरीज यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, एज वी कैन सी यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। सो p इज़ ग्रेटर देन 1, देन इस केस में सीरीज़ कन्वर्स करेगी, बट हमें ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में हमें कहा जा रहा है p में ये सीरीज़ डाइवर्स कर रही है, तो यहाँ से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया,
नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन। पहले अगर डिस्कस करते हैं, लास्ट ऑप्शन में जो सीरीज बनेगी, लास्ट ऑप्शन में जो सीरीज बनेगी वो आएगी सम ऑफ वन इक्वल्स टू सम ऑफ वन बाई एन, वेर एन इज टेंडिंग टू वन टू इन्फिनिटी। सो इस केस में यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी, एज वी कैन सी यहाँ पावर वन है, देन पी की वैल्यू वन आ गई यहाँ से। सो पी इक्वल्स टू वन पे ये सीरीज हमारे पास डाइवर्स करेगी बाई पी टेस्ट। सो ये सीरीज डाइवर्स करेगी, बट हमें ऑप्शन कह रहा है ये सीरीज कन्वर्स करेगी, देन यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए बी एंड डी तो डिस्कार्ड हो गया, बचा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। और इस हमने जो काउंटर एग्जांपल लिया है यहाँ, उसे भी ये ऑप्शन होल्ड कर रहा है, क्योंकि इस केस में जो सीरीज बनेगी वो सम ऑफ वन बाई एन स्क्वायर। सो इसमें p की वैल्यू 2 है, देन ये सीरीज बाई p टेस्ट कन्वर्स भी कर रही है। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। सो एक काउंटर एग्जांपल से हमें तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया, जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो ही हमारा राइट आंसर होगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। Now come to the next question. In the next question, given that let D be a subset of the real line, consider the assertion. हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, every infinite sequence in D has a subsequence which converges in D. This assertion is true. ये स्टेटमेंट किस केस में ट्रू होगा, हमारे पास डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए कंडीशन होल्ड होगी, एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज अ सबसीक्वेंस विच कन्वर्जेस इन डी। सो ये डी के चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट हमें कौन से डायरेक्ट रिजल्ट में मिलता है, हमें बोल्ज़ानो-ऑयस्टर्स थ्योरम क्या कहती है, वाई बी एनी क्लोज बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल लाइन then any sequence xn of points in x has a subsequence converges to a point of x। मतलब y कोई भी एक क्लोज बाउंडेड सेट सबसेट रियल लाइन पर है, क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट है रियल लाइन पे, तो हमारे पास जो कोई भी सीक्वेंस होगी एक्स एन, एक्स के पॉइंट्स की अगर सीक्वेंस लेंगे देन वो कन्वर्स करेगी एक्स के पॉइंट्स पे ही। देन इस केस में अगर ऑप्शंस की यहाँ बात करें, देन हमें दिया हुआ एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज़ अ सबसीक्वेंस विच कन्वर्जेस इन डी। सो इस केस में डी हमारे पास जो सीक्वेंस है, डी इज़ अ सबसेट ऑफ रियल लाइन। सो डी कैसा होना चाहिए, इस केस में अगर इस स्टेटमेंट से कंपेयर करें देन हमारे पास यहाँ से डी कोई भी बाउंडेड एंड क्लोज सबसेट होना चाहिए। देन ये इम्प्लाई कर रहा है डी मस्ट बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड। सो अगर डी क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा देन इस केस में हमारे पास डी कॉम्पैक्ट होगा। सो अगर क्लोज्ड एंड बाउंडेड की बात करें देन यहाँ से हमें जो ऑप्शन फर्स्ट दिया डी, यहाँ से जीरो टू इनफाइनाइट इम्प्लाइज ये सेट है वहाँ अनबाउंडेड दिया हुआ है। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से ये जो दिया हुआ ये हमें क्लोज नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से ओपन है एंड राइट हैंड साइड से क्लोज्ड है। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ये क्लोज कम्प्लीटली क्लोज नहीं है। सो यहाँ से ये क्लोज नहीं है, दैट्स वाई ये भी ऑप्शन भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में भी यहाँ से ये ओपन सेट दिया है। सो दोनों कंडीशन में ये ऑप्शन ओपन हो गया। सो बाउंडेड तो है बट क्लोज नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी हमें क्या कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ से क्लोज्ड है और बाउंडेड भी है 0 to 1। सिमिलरली 3 to 4 ये जो हमें इंटरवल ये भी क्लोज्ड और बाउंडेड दिया है। सो इस केस में हमारे पास ये ऑप्शन बी का जो सेट है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। सो इस केस में एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज़ अ सबसीक्वेंस विच कन्वर्जेस इन डी। सो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्लोज्ड और बाउंडेड है। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट आंसर आया ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, given that let f 0 to infinite to r be a uniform continuous, f हमें जो फंक्शन दिया वो 0 to r में डिफाइन और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, देन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सो ऑप्शंस आर सेम। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट ऑफ 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट ऑफ 0 ऑफ एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 exist but limit x is tending to infinity need not to be exist। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है limit x is tending to 0 fx need not to be exist but limit x is tending to infinity fx exist। लास्ट ऑप्शन कह रहा है neither
f limit x is tending to 0 plus fx exist or not, limit x is tending to infinity fx exist। सो हमें बताना है कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो होगा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस 0 टू इन्फिनिटी पर उसकी लिमिट 0 पर एग्जिस्ट करेगी या इनफाइनाइट पे एग्जिस्ट करेगी या फिर दोनों पर ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो इसके लिए अगर काउंटर एग्जांपल से देखें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फंक्शन जो 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, देन इसके जो सब इंटरवल्स बनेंगे ये उसमें भी कॉन्टिन्यूस होगा, लाइक 0 टू ए टू बी, एंड इसके जितने भी सब इंटरवल बनेंगे उसमें सब में ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। सो अगर कोई फाइनाइट इंटरवल हो ए टू बी जिसमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा, देन ए की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी ए प्लस, और बी माइनस दोनों एग्जिस्ट करेगी अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा ए टू बी के अंदर। सो अगर यहाँ से कोई सब इंटरवल बनेगा हमारे पास 0 टू ए, इसमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा, देन इस केस में 0 प्लस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ए माइनस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो अगर ये केस पॉसिबल हुआ, देन इस कंडीशन में हमारे पास 0 प्लस पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन 0 प्लस पर तो लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी। सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा और ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे। और बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, देन इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं। लेट एफ 0 टू इन्फिनिटी टू आर में कोई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देन हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बिकॉज ऑफ ये हमारे पास एलिप्सिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 1 आता है, वो बाउंडेड है। सो इस केस में यहाँ से ये हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सो कोई भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये हमने अज्यूम कर लिया। सो इसके लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा, यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है। बट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल्स टू इनफाइनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट ये ऐसा नहीं हर केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट अस टेक अ कांस्टेंट फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है, बट उस केस में हमारे पास इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पे हम डेफिनेटली नहीं कहेंगे कि एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बट नीड नॉट टू बी एग्जिस्ट। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे। और ऑप्शन बी कह रहा है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट, बट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स नीड नॉट टू बी एग्जिस्ट। सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question given that let s equals to f r to r such that there exists epsilon is greater than 0 such that for every delta greater than 0 mod of x minus y is less than delta, इम्प्लाई कर रहा है mod of fx minus fy is less than epsilon। देन बताना है हमें s में जो सारे f to r फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं r to r वो कॉन्टीन्यूस होंगे। ऑप्शन बी कह रहा है यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस होंगे, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बाउंडेड होंगे, एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है कांस्टेंट होंगे। सो हमें बताना है इसमें से किस टाइप के फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। पार्ट बी का क्वेश्चन देन है तो ये सिंगल करेक्ट। देन अगर ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अगर इसकी सिमिलरिटीज दिखे देन इक्वल में तो ये देखने को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस लग रहा है, बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के लिए हमारे पास कंडीशन होती है एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट delta is greater than 0 such that mod of x minus y is less than delta और fx minus fy is less than epsilon। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉर एवरी है, एंड हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो देयर एग्जिस्ट है। सो हमें सिर्फ एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट एक एग्जिस्ट करता है, सारे के लिए नहीं कहा गया। यहाँ कहा गया देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट डेल्टा greater than 0 for that mod of x minus y is less than epsilon delta and mod of fx minus fy is less than epsilon। बट यहाँ ये जो देयर एग्जिस्ट दिया हुआ है ये इम्प्लाई करता है ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस के लिए हमें फॉर एवरी कंडीशन चाहिए थी, और इसे हम काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अगर काउंटर एग्जाम्पल की बात करें, अगर काउंटर एग्जाम्पल लेंगे देन काउंटर एग्जाम्पल लेट अस टेक एफ ऑफ एक्स, हमने कोई फंक्शन ले लेना है। एफ एक्स अगर एक काउंटर एग्जाम्पल में एक फंक्शन लेते हैं, देन एक्स बिलोंग्स टू क्यू, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 लाइक एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल्स देन -1।
देन अगर इस फंक्शन की बात करें, इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू लेट अस टेक 3 ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 आएगा। डेल्टा व्हेनेवर डेल्टा ग्रेटर देन 0 x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा होगा, देन इस केस में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। किसी भी केस में इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर नहीं आ सकती, इनका डिफरेंस इट कैन बी 2 एंड इट कैन बी, अगर माइनस होगा देन 2 ही आएगा इस केस में, 3 तो आ नहीं सकता किसी भी केस में, या फिर इट कैन बी 0, या तो 2 आएगा या 0 आएगा, बट इट कैन नॉट एग्जिस्ट लाइक 3 से बड़ा नहीं आएगा। सो इस केस में यहाँ पे हमने गिवन कंडीशन को फुलफिल करते हुए एक फंक्शन अज्यूम कर लेना ही है। इसी टाइप से आप दूसरा फंक्शन भी अज्यूम कर सकते हो, लेट्स टेक 2 3 एंड सो ऑन। सो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लिए हमने। सो इस केस में ये जो फंक्शन आया है, इसके लिए हम क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, बिकॉज ऑफ when x belongs to rationals this function will be 1 and when x belongs to irrationals this function will be -1। then in case में f कॉन्टीन्यूस नहीं है हमारे पास। सो अगर f कॉन्टीन्यूस ही नहीं है, सो f यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस कैसे होगा? कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस होता है देन कॉन्टीन्यूस होता है, बट फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस ही नहीं है देन वो डेफिनेटली यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। सो ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी में हमारे पास फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है, कभी वो +1 आ रहा है कभी वो -1 आ रहा है, दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से फंक्शन कांस्टेंट नहीं आ रहा है। सो बच्चा क्या, ऑप्शन सी। देन ऑप्शन सी को हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ए बी एंड डी आर डिस्कार्डेड। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given that which of the following is necessary true for a function f x to y? If f is injective then there exists g y to x एक फंक्शन है such that f g of y equals to y for all of y belongs to capital Y। सेकेंड स्टेटमेंट हमें कह रहा है if f is surjective then there exists g y to x such that f g of y equals to y for all y belongs to y। थर्ड स्टेटमेंट हमें कह रहा है इफ f is injective and y is countable then x is finite। एंड लास्ट स्टेटमेंट हमें कह रहा है इफ f is surjective and x is uncountable then y is countably infinite। सो वन बाय वन ऑप्शंस चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो हमें दिया हुआ है f x to y एक फंक्शन है, साथ ही f इंजेक्टिव है। सो अगर f इंजेक्टिव होगा देन इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है, अगर f x to y कोई फंक्शन डिफाइन है और f इंजेक्टिव है देन इस केस में हमारे पास मॉड ऑफ x इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ y आएगा, लेस देन इक्वल्स टू। अगर f x to y कोई फंक्शन डिफाइन है साथ ही f इंजेक्टिव है देन कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ y। एंड ऑप्शन सी हमें कह रहा है f इज इंजेक्टिव, फंक्शन इंजेक्टिव दिया साथ ही y काउंटेबल दिया है देन x इज इनफाइनाइट, x इज फाइनाइट कह रहे। सो y काउंटेबल दिया, अगर y काउंटेबल है देन y कैन बी काउंटेबल इनफाइनाइट और फाइनाइट, दोनों केस पॉसिबल काउंटेबल के केस में। सो अगर y काउंटेबली इनफाइनाइट हुआ देन इस केस में काउंटेबली इनफाइनाइट है देन x कैन बी काउंटेबली इनफाइनाइट। लेट अस टेक ए काउंटर एग्जांपल, अगर ले f n to n हमने फंक्शन डिफाइन कर देना है, फंक्शन है f of x इक्वल्स टू x, वी नो दैट दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, देन इंजेक्टिव है। यहाँ से अगर कार्डिनलिटी ऑफ y की बात करें देन विच इज़ अलिफ नॉट, सो काउंटेबल है, बट x की कार्डिनलिटी भी तो यहाँ से अलिफ नॉट ही है, वो भी काउंटेबल है बट है इनफाइनाइट, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी हमें कह रहा है इफ f इज सर्जेक्टिव देन x इज काउंटेबल देन y इज काउंटेबली इनफाइनाइट। सो x टू y अगर जो फंक्शन लिया है वो सर्जेक्टिव हुआ देन दिस वन इज इम्प्लाइंग कार्डिनलिटी ऑफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ y। सो इस केस में भी हमने अगर एक फंक्शन R2R डिफाइन कर लें वो भी f ऑफ x, सो यहाँ से y की कार्डिनलिटी R, कार्डिनलिटी फॉर दिस वन इज C कंटिन्यूम है वो इनफाइनाइट है, देन यहाँ से y की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है बट x की कार्डिनलिटी भी तो हमारे पास इनफाइनाइट ही है, सॉरी अनकाउंटेबल ही है। सो इस केस में अगर y अनकाउंटेबल आया देन x कैन भी अनकाउंटेबल, मतलब x भी अनकाउंटेबल और y भी अनकाउंटेबल है और फंक्शन सर्जेक्टिव भी है।
सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया था। नाउ कम टू द फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए हमें कहता है इफ एफ इज इंजेक्टिव देन देयर एग्जिस्ट जी वाई टू एक्स सच दैट एफ of g of y equals to y for all y belongs to y। देन इसके लिए अगर एफ एक्स टू वाई हमें एक फंक्शन दिया है, एफ अगर इंजेक्टिव है, सो लेट अस टेक अ काउंटर एग्जांपल। हमने डोमेन तो ले लेना है x इक्वल्स टू 1 एंड को डोमेन ले लेना है ए बी। सो इस केस में हमारे पास एफ एक्स टू वाई जो फंक्शन बना है, फंक्शन इस टाइप से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब सारे एक्स के लिए एक ही रिजल्ट आएगा ए। सो यहाँ से एक्स में तो सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू है 1 एंड वाई में 2 वैल्यूज़ है ए एंड बी। सो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 तो बन रहा है, but there doesn't exist any g such that y to x such that f g of y equals to y for all y cause of हमारे पास यहाँ से y equals to 2 के लिए y equals to b के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है। f 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। सिंस f इज नॉट सर्जेक्टिव देन यहाँ से हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल रही। अगर प्री इमेज नहीं मिल रही है देन इस केस में हमारे पास g एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, जिसके लिए एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई आ जाए। सो ये कंडीशन तभी होल्ड होगी जब हमारे पास एफ सर्जेक्टिव हो, क्योंकि अगर फंक्शन सर्जेक्टिव होगा देन हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। प्री इमेज मिलेगी देन इस केस में जी ऑफ वाई एग्जिस्ट करेगा एंड एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई आएगा। देन यहाँ से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो बच्चा ऑप्शन ए, एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास ऑप्शन बी, और वो हमने प्रूव कर दिया है कि एफ अगर सर्जेक्टिव होगा देन इसी केस में हमारे पास y ऑफ एक्स वाई टू एक्स एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई आ पाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, given that let k be the positive integer and let sk equals to x belongs to 0 to a 0 to 1, a decimal expansion of x has a prime digit at its kth place, then the Lebesgue measure of sk is। so हमें Lebesgue measure बताना है क्या होगा। Let k be the positive integer and let sk equals to x belongs to 0 to 1. A decimal expansion of x has a prime digit at its kth place. Then Lebesgue measure of sk is। Lebesgue measure of sk होगा क्या ये बताना है यहाँ पे। So first of all Lebesgue measure होता क्या, if I is an interval and a is less than equals to b। इंटरवल कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा लाइक ए बी, या तो क्लोज हो सकता है देन या फिर ओपन हो सकता है। क्लोज होगा देन ये क्लोज इंटरवल का सिंबल आ जाएगा। सो आई इज एन इंटरवल वेर ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, देन द मेजर ऑफ आई इज द लेंथ ऑफ इंटरवल। सो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, अगर इंटरवल ए बी टाइप का है इट कैन बी क्लोज एंड ओपन, किसी भी टाइप का हो सकता है। सो अगर ओपन क्लोज लेंगे देन इस केस में यहाँ से बी माइनस ए आ जाएगी इसकी लेंथ, और अगर क्लोज लेंगे देन स्टिल लेंथ तो बी माइनस ए ही आएगी। ठीक है, देन मेजर ऑफ आई इक्वल्स टू बी माइनस ए, देन ये आ गया मेजर। सो हमें बताना है Lebesgue मेजर ऑफ एस के इज। सो एस के का Lebesgue मेजर बताना है। देन एस के इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 इज अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्स हैज अ प्राइम डिजिट एट इट kth प्लेस। सो एस के इक्वल्स टू एस के हमें जो सेट दिया उसमें उस टाइप के एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 है सच दैट अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्स हैज़ अ प्राइम डिजिट एट इट kth प्लेस। देन kth प्लेस वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, देन ये इम्प्लाई कर रहा है kth प्लेस पे डेसिमल एक्सपेंशन होगा। देन यानी या तो फर्स्ट डिजिट पे भी हो सकता है 0.1 पे भी, मतलब 0.1 हमने लिया है, देन 0.x भी हो सकता है, 0.0x भी हो सकता है, 0.nx भी हो सकता है एंड सो ऑन। सो ये डेसिमल फॉर्म में ही होगा। डेसिमल फॉर्म में होगा देन इंटीजर नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता देन दिस कंडीशन विल बी इम्प्लाइंग 0 and 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस के। 0 और 1 एस के से बिलोंग्स नहीं करेंगे वेर के इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन। सो एक्स इज ऑफ द फॉर्म, एक्सेस फॉर्म का होगा 0 to 1 के बीच में बिलोंग्स करने वाला कोई डेसिमल एक्सपेंशन, देन एक्स इज ऑफ द फॉर्म 0.k1 k2 k3 एंड सो ऑन टाइप का एक एलिमेंट है हमारे पास। सो प्राइम डिजिट यहाँ पे 0 to 9 के बीच में अगर बात करें तो प्राइम डिजिट 2 3 5 7 होंगे हमारे पास। सो S1 अगर ले लाइक यहाँ k इक्वल्स टू 1 ले लेंगे देन दिस वन इम्प्लाई S1,
सो S1 इक्वल्स टू उन एलिमेंट्स का सेट वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1 अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x हैज़ अ प्राइम डिजिट एट इट फर्स्ट प्लेस, यानी फर्स्ट प्लेस पे प्राइम डिजिट आएगा. सो फर्स्ट प्लेस पे अगर प्राइम डिजिट आ रहा है 0 से 1 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, सो फर्स्ट प्लेस पे अगर प्राइम डिजिट आ रहा है देन यहाँ हमने डिफाइन किया प्राइम डिजिट है 2 3 5 7. सो अगर फर्स्ट प्लेस पे प्राइम डिजिट आ रहा है देन K1 बिलोंग्स टू 2 3 5 7. सो फर्स्ट प्लेस पे ही प्राइम डिजिट आ जाएगा देन K1 या तो S11 हमारे पास S1 इस फॉर्म का हो सकता है 0.2 से 0.3 के बीच में. एज आई सेट यहाँ पे S इस फॉर्म का होगा 0.K1 K2 K3 एंड सो ऑन बिलोंग्स टू 0 to 1. देन S11 विल बी ऑफ द फॉर्म या तो 0.2 से 0.3 के बीच में होगा या फिर 0.3 से 0.4 के बीच में होगा, क्योंकि 0.4 से आगे जाते ही लाइक 0.4 यहाँ ओपन इंटरवल देन 0.4 बिलोंग नहीं कर रहा. सो यहाँ से इससे आगे जाते ही फर्स्ट डिजिट हमारे पास 4 आ जाएगा जो कि प्राइम नहीं है. सो यहाँ से हमारे पास अगर 2 की फॉर्म का होगा तो 0.2 to 0.3 के बीच में आएगा. 3 की फॉर्म का होगा देन 0.3 to 0.4 के बीच में आएगा. 5 की फॉर्म का होगा देन 0.5 से 0.6 के बीच में आएगा. और अगर 7 की फॉर्म का होगा देन 0.7 to 0.8 की फॉर्म का आएगा. इसी टाइप कह सकते हैं. सो यहाँ से अगर इंटरवल की बात करें देन इसका मेज़र क्या होगा, इसका मेज़र होगा b माइनस ए. सो b की वैल्यू है यहाँ पे 0.3 और a की वैल्यू है 0.2. देन b माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 0.1 और 0.1 होता है 1/10. सो यहाँ से m मेज़र ऑफ S11 आ गया हमारे पास 1/10. सिमिलरली अगर मेज़र ऑफ S12 निकालिए देन यहाँ से b की वैल्यू 0.4 एंड a की वैल्यू 0.3. सो b माइनस ए स्टिल 0.1 विच इज़ इक्वल टू 1/10. सिमिलरली अगर S13 एंड S14 भी निकाले देन b माइनस ए इक्वल्स टू 0.1. सो यहाँ से 1/10 ही आ जाएगा. सो S1 हमारे पास कम्प्लीटली क्या है, S1 इज इक्वल्स टू S11 यूनियन S12 यूनियन S13 यूनियन S14 ये है. सो यहाँ से मेज़र ऑफ S1 इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 4/10. सो मेज़र ऑफ S1 इक्वल्स टू 4/10 आ गया. सो अगर ऑप्शंस की बात करें व्हेन k इक्वल्स टू 1 देन बिग मेजर इक्वल्स टू 4/10. देन यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया. सो ऑप्शन बी एंड सी में से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ. सो अगर S2 की वैल्यू निकाल लेंगे देन इजीली इनमें से डिस्कार्ड कर सकेंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा. सो लेट अस टेक k इक्वल्स टू 2. सो अगर k इक्वल्स टू 2 लेंगे देन यहाँ से S2 इज इक्वल्स टू S2 हम सारे एलिमेंट्स का सेट x बिलोंग्स टू 0 to 1 अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x हैज़ अ प्राइम डिजिट एट सेकेंड प्लेस. देन K2 हमारे पास किस फॉर्म का होगा, K2 बिलोंग्स टू 2 3 5 7 प्राइम्स के सेट से बिलोंग्स करेगा. सो यहाँ से अगर फर्स्ट प्लेस हम 0 लेते हैं, अगर K1 इक्वल्स टू 0 होगा देन अगर 0 तो S21 किस टाइप का हो जाएगा, K तो यहाँ हमने 0 अज्यूम कर लिया. सो S021 क्या आएगा हमारे पास 0.02 एंड 0.03 के बीच का एलिमेंट यहाँ से ये आ जाएगा. और अगर हम प्राइम डिजिट 3 लेंगे देन यहाँ से 0.03 टू 0.04 के बीच में आएगा. अगर प्राइम डिजिट 5 लेंगे देन 0.05 से 0.606 के बीच में आएगा एंड 0.07 लेंगे प्राइम नंबर 7 लिया है देन 0.07 टू 0.08 के बीच में आएगा. इस केस में आ सकता है. सिमिलरली अगर K1 की वैल्यू हम 1 अज्यूम करते हैं, K1 कैन बी एनीथिंग बट K2 हमारे पास इन प्राइम डिजिट के सेट से ही होना चाहिए. सो K1 अगर 1 लेंगे देन इस केस में हमारे पास एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, अगर प्राइम नंबर हमने 2 अज्यूम किया है यहाँ से. सो अगर प्राइम नंबर हमने 2 अज्यूम किया है देन इस केस में S21 इक्वल्स टू 0.12 टू 0.13. सिमिलरली S22 इक्वल्स टू 0.13 से 0.14 के बीच में आएगा. S23 आएगा हमारे पास 0.15 टू 0.16 एंड S24 आएगा 0.17 से 0.18 के बीच में. सिमिलरली K2 इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं हम. यहाँ से K1 इक्वल्स टू 0 लिया है, यहाँ K1 इक्वल्स टू 1 लिया है. सिमिलरली K1 इक्वल्स टू 2 भी ले सकते हैं, K1 इक्वल्स टू 3 भी ले सकते हैं, K1 इक्वल्स टू सो ऑन चलते जाएंगे. सो लेट अस टेक यहाँ से चलते चलते हम K1 इक्वल्स टू 9 तक पहुँचेंगे. अगर K1 इक्वल्स टू 9 तक पहुँचेंगे देन यहाँ से S21 क्या आएगा, फर्स्ट डिजिट तो हमारे पास 9 आएगा, सेकेंड डिजिट कैन बी 2 3 5 एंड 7 प्राइम नंबर के सेट से बिलोंग्स करे. सो अगर 2 लेंगे देन 0.92 टू 0.93. सिमिलरली अगर
2 निकालिए। देन यहाँ से फर्स्ट प्राइम डिजिट हमने अगर 3 लिया है, देन 0.93 से 0.94 के बीच में बिलोंग्स करेगा। सिमिलरली S23 की अगर वैल्यू निकालेंगे, अगर प्राइम डिजिट 5 है, देन 0.95 से 0.96 के बीच में बिलोंग करेगा। और अगर प्राइम डिजिट 7 है, देन 0.97 टू 0.98 के बीच में बिलोंग करेगा। सो हमारे पास ये सेट्स बने। अब इनका अगर मेज़र निकालें, मेज़र इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द सेट। सो लेंथ ऑफ द सेट इस इंटरवल के लिए क्या आएगा, 0.03 माइनस 0.02 विच इज़ इक्वल्स टू 0.01। इसे हम लिख सकते हैं 1/100। सिमिलरली अगर इसके लिए भी निकालें, देन b माइनस इक्वल्स टू 0.01 विच इज़ इक्वल्स टू 1/100। सो यहाँ से सारे सेट्स के हमारे पास रिजल्ट क्या आएंगे, लेंथ क्या आएगी 1/100 विच इज़ इक्वल्स टू मेजर। सो यहाँ से हमारे पास 4 कंडीशन है। सिमिलरली k इक्वल्स टू 1 के लिए भी 4 कंडीशन आएगी, k इक्वल्स टू 2 के लिए भी 4 कंडीशन आएगी, k1 इक्वल्स टू 2 के लिए, k1 इक्वल्स टू 3 के लिए भी 4 कंडीशन आएगी। सो k1 इक्वल्स टू 9 के लिए भी हमारे पास 4 कंडीशन ही आई है। सो इस टाइप से हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन आ गई, 4 कंडीशन, कितने टाइम, 10 टाइम्स। सो विच इज़ इक्वल्स टू 40। सो टोटल 40 कंडीशन आ गई। सो 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 कितने टाइम, 40 टाइम्स। सो टोटल मेजर क्या आ गया इन सब का सम, विच इज़ इक्वल्स टू 40/100। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4/10। सो 4/10 आने से k इक्वल्स टू 2 के लिए भी हमारे पास 4 इक्वल्स टू 4/10 ही है। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या बना, यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन बी, 4/10। सो इफ वी आर जस्ट टेकिंग k इक्वल्स टू 3, देन हमारे पास टोटल कंडीशन 400 कंडीशन बनेगी, और साथ ही रेशियो आएगा 1000 का। सो इस टाइप से कंडीशन बनेगी। सो यहाँ से भी सिंप्लीफाई होकर हमारे पास वैल्यू 4/10 ही आएगी। सो अगर आप k इक्वल्स टू 3 के लिए निकालना चाहें, देन कंडीशंस निकाल सकते हैं, बट टोटल कंडीशन 400 बनेगी और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बट हमने यहाँ से क्वेश्चन को फुलफिल तो कर ही लिया है। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी तो करेक्ट आ ही गए। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now come to the next and last question of this video. In this question given that let s equals to x belongs to closed interval -1 to 4 and condition given a sin of x is greater than 0. Which of the following is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट हमें इन्फीमम ऑफ एस के बारे में कह रहे हैं, एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमें सुप्रीमम ऑफ एस के बारे में कह रहे हैं, एंड लास्ट स्टेटमेंट इन्फीमम ऑफ एस के बारे में कह रहे हैं। सो इन्फीमम ऑफ एस एंड सुप्रीमम ऑफ एस निकालने हमें इस सेट एस के लिए। सो एस हमें जो सेट दिया हुआ है, इस सेट में हमें क्या क्या कंडीशंस दी हुई है। एस में जो सेट है उसके एलिमेंट एक तो -1 to 4 के बीच में होने चाहिए, और साथ ही साइन ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एस के लिए। सो एस हमें जो फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, सो अगर साइन ऑफ एक्स के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो सेट दिया हुआ है उसके एलिमेंट -1 क्लोज इंटरवल -1 to 4 के बीच में। सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, हमारे पास यहाँ से सेट बाउंडेड है। सो अगर कोई भी बाउंडेड सेट होता है, देन इस केस में उसके सुप्रीमम एंड इन्फीमम डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर सुप्रीमम एंड इन्फीमम डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे, देन ऑप्शन बी तो यहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा कि सुप्रीमम ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो ऑप्शन बी तो यहाँ से इस कंडीशन से डिस्कार्ड हो गया। अब अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, तो साइन ऑफ एक्स का अगर ग्राफ देखिए, देन साइन ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है हमारे पास। सो यहाँ से हमें कंडीशन दी है साइन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से ये जो ग्राफ है ये डिनोट करा है, यहाँ से 0 to पाई के बीच में कंडीशन होगी। बिकॉज 0 से पहले जब नेगेटिव होगी, देन इस केस में ग्राफ नेगेटिव जाएगा, और वैन पाई से ज़्यादा होगी देन तो भी नेगेटिव जाएगा। सो पाई की वैल्यू लेस देन तो 4 है, वैल्यू तो हमें -1 to 4 लेनी है, बट यहाँ से पाई से ज़्यादा होते ही वैल्यू ग्राफ नेगेटिव जा रहा है, और साइन ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, बट हमें ग्रेटर देन 0 देनी है। सो हमारे पास एक्स कौन से कंडीशन से बिलोंग्स करा है, 0 to पाई के बीच में। 0 एंड पाई क्लोज नहीं है, बिकॉज ऑफ साइन ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 होगा, देन इस केस में 0 और पाई पे तो वैल्यू 0 आ रही है। सो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग नहीं करे। सो हमारे पास अब इंटरवल बन गया 0 to पाई। एज वी कैन सी यहाँ से सुप्रीमम ऑफ एस क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल्स टू पाई एंड इन्फीमम ऑफ एस विल बी 0। सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू पाई आ गया, एंड इन्फीमम ऑफ एस इक्वल्स टू 0 आ गया। सो अगर ऑप्शन से बात करें, देन यहाँ से ऑप्शन सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू पाई करेक्ट हो गया, और इन्फीमम ऑफ एस 0 आ रहा है। सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, और ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन सी, सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू पाई। हमने इजीली साइन ऑफ एक्स का ग्राफ देख के एक्स की वैल्यू डिफाइन करी कहाँ से कहाँ तक होगी।
एंड देन सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल ली। सो आज की इस वीडियो में हमने दिसंबर 2017 में पूछे गए रियल एनालिसिस के पार्ट बी के टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो 8 इंटू 3 पार्ट बी के हैं सारे। सो टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। एज वी कैन सी पार्ट बी से ही रियल एनालिसिस से 24 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो पार्ट सी से भी इतने ही ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं। सो रियल एनालिसिस नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये हम देख सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।